हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 5 है जीएस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का आर ओ के लिए। इसके हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए थे। 2 पार्ट में 60 क्वेश्चन कवर हो गए। आज 61 से करेंगे और ये दोनों टेस्ट सीरीज करते रहें। जीएस वर्ल्ड की हम लोग आर ओ के लिए कर रहे हैं और DIAS की UPPCS प्री 2023 के लिए कर रहे हैं। इन टेस्ट सीरीजों में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये हेल्प करेगा आप लोगों को एग्जाम में। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। 60 हो गया था, 61 से कीजिए। 61 में यहाँ पे प्लांट हार्मोन पूछा है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे की लंबाई बढ़ने में सहायता करता है। पढ़ते रहते हैं ये सब क्वेश्चंस हम लोग। यहाँ पे मैं आंसर ही लिख दे रहा हूँ। इस प्लांट हार्मोन का नाम है जिबरेलिन, ठीक है, जिबरेलिन। बाकी ऑप्शन इस तरफ लिखे हैं, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 62 में पूछा है ब्रेन की बीमारी की पहचान किससे की जाती है। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिखा है EEG। इसका फुल फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ये जो इंसेफेलो लिखा है ये रूट वर्ड होता है ब्रेन का, है ना, ब्रेन का। और यहाँ पे ग्राफी लिखा है, यानी यहाँ पे कुछ ग्राफ की बात की जा रही है। ब्रेन सेल्स जो होती हैं ये कम्युनिकेट कैसे करती हैं। बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे। ब्रेन सेल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, संचार कैसे करती हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के द्वारा। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप सो भी रहे हैं तब भी ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती रहती। इन्हीं इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ग्राफ में मेज़र किया जाता है और ये जो मशीन होती है इसी मशीन का नाम है EEG, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेफेलो से याद रखें, ब्रेन से संबंधित है, ये हो गया ऑप्शन। चलिए 63 देखिए, यहाँ पे पूछा है एलिसा परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसके फुल फॉर्म से तो हम लोगों को खास मतलब है नहीं, मतलब है इसके पर्पस से। करता क्या है, ये टेस्ट किस चीज़ का करता है। तो आपको ध्यान रखना है ये किसी व्यक्ति की बॉडी में एंटीबॉडीज़ को मेज़र करता है। जैसे आपकी बॉडी किसी चीज़ से इन्फेक्टेड है ना, तो इस इन्फेक्टेड से लड़ने के लिए बॉडी काम करती है। आपकी बॉडी का काम करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर रही है इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और यही इन्फेक्शन क्या होता है, इसी को हम लोग एंटीजन बोल देते हैं, है ना। और आपकी बॉडी अगर इन्फेक्टेड है तो इस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनी होंगी। इन्हीं एंटीबॉडीज़ को मेजर कर लिया जाता है एलिसा से। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल आपको एक बात याद रखना है एलिसा के बारे में, कि ये सिर्फ एंटीबॉडीज़ को मेज़र करता है। और ऐसा नहीं है कि एलिसा टेस्ट से सिर्फ एड्स की पहचान की जाती है, बहुत सारी डिसीज़ का डायग्नोस किया जाता है एलिसा से। जैसे रोटा वायरस हो गया, है ना, रोटा वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। रोटा वायरस की भी पहचान एलिसा टेस्ट से होती है। पिछले टेस्ट में हम लोगों ने सिफिलिस पढ़ा था, एक डिसीज़ सिफिलिस होती है, इसका भी टेस्ट एलिसा से हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 64 कीजिए। 64 में क्या है, यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में बताना है, मधुमेह के बारे में बताना है। मधुमेह का मतलब क्या है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाना, यही हुआ। अगर ये शुगर आपकी बॉडी में बढ़ जा रही है तो फिर कम कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। कम करने के लिए पेनक्रियाज बना है। पेनक्रियाज ऐसा क्या कर देता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है या फिर कंट्रोल हो जाती है। पेनक्रियाज एक हार्मोन को सीक्रेट करता है, स्रावित करता है, उसका नाम है इंसुलिन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात समझिए। पेनक्रियाज कैसी ग्रंथि है, कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन है या फिर एक्सोक्राइन है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले टेस्ट में पढ़ी थी, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्रंथि है। एंडोक्राइन वो ग्रंथियाँ होती हैं जिनका जो भी केमिकल सब्सटेंस ये निकालती हैं वो सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। इसका मतलब है कि पेनक्रियाज केमिकल सब्सटेंस जो है वो क्या निकाल रही है, इंसुलिन। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा, है ना। और ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है, तो ये फिर इंसुलिन क्या करेगा, इस शुगर को कंट्रोल करेगा, इस शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एंडोक्राइन बताने का मेरा बस इतना ही मतलब था, ताकि आपको पता चले कि जो इंसुलिन है वो सीधा का सीधा इंजेक्ट होता है ब्लड स्ट्रीम में ग्रंथि के द्वारा। लिंक कर पा रहे हैं ना। और मान लीजिए पेनक्रियाज से अगर ये इंसुलिन निकलना बंद हो जाए, सीक्रेट होना बंद हो जाए, तब क्या होगा, इस शुगर को कौन कंट्रोल करेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो भैया अगर डायबिटीज़ के रोगी नहीं होना है तो अपने पेनक्रियाज को ठीक रखिए ताकि वो इंसुलिन निकालता रहे, हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए, यहाँ पे क्या है, ब्लड में शर्करा का उच्च स्तर। शर्करा यानी शुगर, रक्त यानी ब्लड। आप लोग कमेंट में करते हैं कि इंग्लिश के टर्म्स मत बोला कीजिए, लिखा मत कीजिए।
मैं इसलिए करता हूँ यार क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा हेल्प हो जाए। हिंदी तो लिखा ही हुआ है ना स्क्रीन पे। और यार वैसे भी आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, ग्रुप डी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो कुछ इंग्लिश टर्म्स तो आना ही चाहिए। अगर दोनों आते रहें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे पहला क्या था, ब्लड में शुगर का उच्च स्तर, ठीक है, शुगर बढ़ जाना रक्त में, ये ठीक है। दूसरा क्या है, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, ये तो गलत है, इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। पहला पॉइंट जो लिखा है वो डायबिटीज़ की परिभाषा ही लिखी है। और इस शर्करा का उच्च स्तर हो कैसे रहा है, इंसुलिन की निम्न मात्रा से। पैनक्रियाज इंसुलिन को बहुत कम मात्रा में सीक्रेट कर पा रहा है इस वजह से। तो पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है। चौथा गलत है, अधिक मात्रा नहीं होता है, कम मात्रा से शर्करा का उच्च स्तर होता है। 64 का सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए 65 देखिए, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए, जब आँख का लेंस ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, उस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है, कैटारैक्ट्स बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, यहाँ पे पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, ठीक है। चलिए 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टर्नम को हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, इसी टेस्ट में पढ़ा था। ये कौन सी हड्डी होती है, ये ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, ब्रेस्ट बोन। ये इनकस हुआ और मेलियस हुआ, ये कान में पाई जाती हैं, ठीक है, कान में पाई जाती हैं। और स्टेपिज के बारे में भी हम लोग जानते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी बोन है। चलिए जल्दी से बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। इसको फीमर बोला जाता है, ठीक है, फीमर। कहाँ पे पाई जाती है, ये जांग की हड्डी है, जांग की हड्डी। इसको देख लीजिए, फिगर में देख लीजिए। आप फॉन्ट छोटा तो नहीं दिख रहा, मैं जूम कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नीचे से देखते हैं। ये पाँव के जॉइंट के पास जो हड्डी है इसे टेलस बोला जाता है। आपके लेग्स का जो लोअर हिस्सा है, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। इन दोनों हड्डियों को, एक को टिबिया बोला जाता है, दूसरे को फिबोला बोला जाता है। ये 2 सेक्शन दिख रहे हैं ना आपको। और फीमर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सबसे बड़ी बोन होती है मानव शरीर की, इसको फीमर बोलते हैं, ठीक है, फीमर बोलते हैं। और ये जो घुटने का जॉइंट है यहाँ पे, जिसको हम लोग कटोरी के नाम से पढ़ते हैं, कटोरी को क्या बोलते हैं, पटेला। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको हाथ का लोअर हैंड दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 हड्डियाँ हैं, एक को रेडियस बोलते हैं, एक को उल्ना बोलते हैं। अब यहाँ पे इतना आपको क्लासीफाई होकर नहीं पढ़ना है कि कौन सी रेडियस है कौन सी उल्ना है। यहाँ पे बस आप इतना याद रखें कि ये जो हाथ का लोअर हिस्सा है, एक हड्डी को रेडियस बोलते हैं, दूसरे को उल्ना। पेल्विस के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टर्नम अभी हम लोगों ने देखा, पिछले टेस्ट में भी देखा था, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन जो है। रिब्स के बारे में जानते हैं, रिब्स ये जो आपको ढांचा दिख रहा है, जिस तरह आपने लेग्स में देखा था ऊपर वाले हिस्से को सबसे बड़ी हड्डी फीमर देखा था, इसी तरह जो हाथ का अपर हिस्सा है, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, हुमेरस। गले की हड्डी को वर्टिब्रा और खोपड़ी को क्या बोलते हैं, क्रेनियम। स्कैपुला के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड के नाम से इस हड्डी को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं, दोनों तरफ आपको एक हड्डी दिख रही है जो शोल्डर को चेस्ट से मिला रही है, इसको कॉलर बोन बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये शोल्डर को चेस्ट से मिलाती है। ये इतनी मोटी मोटी बातें यहाँ पे जानना था आपको। चलिए वापस चलते हैं। उस फिगर में ये कान की हड्डियाँ तो नहीं थी, तो यहाँ पे याद रख लीजिए, इनकस, मेलियस, स्टेपिज, ये कान की हड्डियाँ हैं, जिसमें से सबसे छोटी स्टेपिज होती है। चलिए 67 देखिए, मानव के शरीर का कौन सा अंग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हार्ट नहीं करता है, ब्रेक यानी किडनीज नहीं करती हैं, यकृत यानी लीवर्स नहीं करते हैं, फेफड़े करते हैं, ठीक है, लंग्स टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। डी ऑप्शन सही है। इसको मैंने एक बार और होमवर्क में दिया था, आपको दोबारा दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए, ये जो रीनल आर्टरी है ये कौन से पार्ट में पाई जाती है, हार्ट में, किडनीज में या फिर लीवर में, बताइएगा। और कल एक होमवर्क में पूछा था आपसे, एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, खाने वाला जो भाग होता है, मैंने पेरिल लिख दिया था, माफ़ कीजिएगा, ये पेरिल नहीं होता है, एरिल है, ठीक है, एरिल है। एरिल एक खाने वाला भाग है, किस फ्रूट का है, ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने जवाब दिया था लीची, ठीक है, लीची, करेक्ट आंसर है लीची।
चलिए 68 देखिए। 68 में निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो एसिड उपस्थित नहीं होते? एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स सोयाबीन में पाए जाते हैं, अंडा में पाए जाते हैं और मिल्क में भी पाए जाते हैं। मूंगफली में एसेंशियल एमिनो एसिड्स की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 69 में यहाँ पे बताना है कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ये एक तरह से क्या लिखा है, ये म्यूटेशन लिखा है। म्यूटेशन थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रीज साहब की जो थ्योरी थी, उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। बी ऑप्शन सही है। जीन्स के केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर में अचानक चेंज हो जाना, इसे म्यूटेशन बोलते हैं। डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाना। तो यहाँ पे म्यूटेशन में एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड क्या है? सडन चेंज, इमीडिएट चेंज होता है। और ये सडन चेंज किसने देखा था? ह्यूगो डी ब्रीज साहब ने देखा था सबसे पहले कि म्यूटेशन जैसी भी कोई चीज़ है, और ये इन्होंने फ्लावर में देखा था, रोज़ में देखा था। ठीक है, अगर इसकी और आसान परिभाषा बोलें तो जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज हो जाना म्यूटेशन है। ठीक, चलिए 17 देखिए। हाइड्रोफोबिया आसान है, किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। इसका दूसरा नाम रेबीज़ भी है। और रेबीज़ बैक्टीरियल डिसीज है या फिर वायरल डिसीज है? ये वायरल डिसीज है। ठीक है, तो बैक्टीरिया गलत हो जाएगा, यहाँ पे फफूंदी लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोटोजोआ गलत हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस सही हो जाएगा। अगर कोई रोगी रेबीज से ग्रसित है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? पानी से डर, है ना, पानी से डर उसे बहुत लगता है। चलिए 71 देखिए। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? किस लिए दी जाती है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन? ये 3 रोग बताना है आपको, 3 डिसीज बताना है। ये 3 डिसीज होती हैं। पहली होती है हुपिंग कफ, ठीक है, कुकुर खांसी, और दूसरी होती है टिटनेस, और तीसरी डिसीज है डिप्थीरिया। इन तीनों के उपचार के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती नवजात शिशु में। तो क्या हो जाएगा? हुपिंग कफ, टिटनेस और डिप्थीरिया, सी ऑप्शन। 72 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं। इससे पहले तो हम लोग को ये शब्द जो लिखे हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, इनका मतलब समझना पड़ेगा, तब तो हम कुछ आगे कर पाएँ। देखिए, ये जो फैट्स होते हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सोर्स किसके हैं? एनर्जी के सोर्स होते हैं। इवन कार्ब से ज़्यादा इनमें एनर्जी होती है, कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से ज़्यादा इनमें एनर्जी होती है। इसलिए फैट्स के बारे में बोला जाता है कि इसको लिमिटेड मात्रा में ही कंज्यूम किया जाता है। जिसमें से ये जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसाएं, इनको बैड माना जाता है, बुरा माना जाता है। और जबकि ये जो अनसैचुरेटेड होती हैं, असंतृप्त वसाएं होती हैं, इनको गुड फैट्स बोला जाता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात आपको याद रखना है। इतना क्लियर? लेकिन हमारी बॉडी को ज़रूरत दोनों की है। तो यहाँ पे आपने एक डिफरेंस तो देख लिया कि ये जो अनसैचुरेटेड हैं ये गुड फैट्स होते हैं, और ये जो सैचुरेटेड हैं ये बैड फैट्स होते हैं। अगर आपने अनसैचुरेटेड को ज़्यादा कंज्यूम किया तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, और सैचुरेटेड को अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया तो हार्ट डिसीज हो जाती हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स के सोर्स क्या हैं? चूँकि ये गुड फैट्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे वालनट, अखरोट हुआ, जैसे सनफ्लावर ऑयल हुआ, सोयाबीन ऑयल हुआ, फिश ऑयल हुआ, या फिर रेड मीट हुआ। ये अनसैचुरेटेड फैट के सोर्स हैं। और सैचुरेटेड फैट में सबसे बेकार चीज़ जो है वो है फ्राइड फूड। ठीक है, फ्राइड फूड जो हम लोग बोलते हैं ना, तेल में तली चीज़ें कम से कम खाओ। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि सैचुरेटेड फैट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट डिसीज से बचने के लिए कम से कम खाइए। कच्चा मिल्क हुआ, बटर हुआ, घी हुआ, इन सब में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। और अगर केमिकली बात करें तो सैचुरेटेड जो फैट हैं इनमें सिंगल बॉन्ड ही होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें एक ना एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आपको दिखेगा अनसैचुरेटेड में। और केमिस्ट्री में बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अगर कंपेयर करें सिंगल बॉन्ड के साथ। अब यहाँ पे आप लोग कथन पढ़िए। अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं।
बिल्कुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट लिखा है। कारण में लिखा है अनसैचुरेटेड फैट की संरचना में केवल एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये तो गलत है, डबल बॉन्ड होता है ना। सिंगल बॉन्ड तो होता ही है अनसैचुरेटेड में, लेकिन एक ना एक डबल बॉन्ड भी होगा। तो दूसरा गलत है, कारण गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया? चलिए 73 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सोक्रीन ग्रंथियों के बारे में पूछा जा रहा है। इसको वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा यहाँ पे समय देने का कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 में बहुत अच्छे से सीखा था। मैं यहाँ पे आपका बस रिवाइज करा दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्रंथियाँ, ये जो भी केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। और इनमें डक्ट नहीं होता है, ट्यूब के माध्यम से ये केमिकल सब्सटेंस फ्लो नहीं करता है। एंडोक्राइन ग्रंथियाँ डक्टलेस होती हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में पैनक्रियाटिक ग्रंथि के बारे में सीखा था कि पैंक्रियाज जो इंसुलिन को रिलीज करता है, ये सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। इससे क्या प्रूफ हो रहा कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्रंथि है। और वही दूसरी तरफ एक्सोक्राइन होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। बाह्य से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इनका जो केमिकल सब्सटेंस है वो या तो बॉडी के सरफेस पे बाहर की तरफ रिलीज होगा, या फिर जो भी ग्रंथि होगी, इस ग्रंथि का जो टॉप सरफेस है, अपर सरफेस, इसी ऊपरी सरफेस से ये रिलीज होगा केमिकल सब्सटेंस। ठीक है। और तीसरी बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, इनमें जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो डक्ट के माध्यम से फ्लो करता है। और यहाँ पे खास बात क्या हो जाएगी, एक्सोक्राइन में इनका जो केमिकल सब्सटेंस है ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलता डायरेक्ट। जैसे अगर जीभ की बात करें, टंग की बात करें, सलाइवा रिलीज होता है ना, तो सलाइवा ब्लड स्ट्रीम में थोड़ी ना मिल जाता। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीभ है ये कैसी ग्रंथि है, ये एक्सोक्राइन ग्रंथि हो गई। अगर हम पसीने की बात करें तो पसीना कहाँ निकल रहा है, बॉडी के बाहर निकल रहा है, आउटर सरफेस पर, ब्लड स्ट्रीम में तो नहीं मिल रहा। और ये ट्यूब के माध्यम से आ रहा बाहर शरीर के, है ना। तो ये कैसी ग्रंथि हुई, ये भी एक्सोक्राइन ग्रंथि हुई। थायराइड ग्रंथि कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्रंथि है। और क्या पढ़ा था एंडोक्राइन में हम लोगों ने, पिट्यूटरी पढ़ा था, याद आ रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये हमारे इंजन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट भी खराब हुआ तो इंजन बेकार हो जाता। अब कर लेंगे ना। तो ये चौथा ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतःस्रावी बताना था, केवल 4। और यहाँ पे आप लोग बताइए और एंडोक्राइन कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, कमेंट करके बताइए। वैसे भी एक बार हम लोगों ने डिस्कस तो कर ही लिया ठीक से। 74 देखिए, मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं में थ्रोम्बिन का क्या संबंध है। थ्रोम्बिन का काम है ब्लड को क्लॉट करना, रक्त को जमाना। अगर थ्रोम्बिन नहीं होता तो ये जो चोट लगने पर ब्लड निकलता है, ये तो निकलता ही रहता, फिर रुकता ही नहीं। तो ध्यान रखना, ब्लड क्लॉटिंग में ही हेल्प करता है। सी ऑप्शन सही है। 75 देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है। सबसे पहले पैंक्रियाज के बारे में सीखते हैं, अग्नाशय के बारे में सीखते हैं। अभी हमने सीखा एंडोक्राइन ग्रंथि है, ठीक है। इसका काम क्या है, इंसुलिन के बारे में हम लोग जानते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, पैंक्रियाज, जो रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर शुगर कितना होना चाहिए, यही काम है इंसुलिन का। अगर इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज होता है पैंक्रियाज से, तो ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, इंसान या फिर व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल पैंक्रियाज का, एक तो देखा ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा, और दूसरा यहाँ पर रोल है एंजाइम भी रिलीज कर रहा। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है पैंक्रियाज का। यानी ऑर्गन एक है लेकिन काम दो कर रहा है। इसलिए पैंक्रियाज को 1 ऑर्गन 2 ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। एक ऑर्गन है, काम दो कर रहा है, हार्मोन भी रिलीज कर रहा है और एंजाइम भी। और एंजाइम का काम क्या होता है, डाइजेशन में। कौन सा पाचक एंजाइम ये रिलीज करता है, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे नहीं पूछा था ना, ट्रिप्सिन हम लोगों ने देख ही लिया, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन। तो ये तो नहीं होगा आंसर। टाइलिन ये कौन रिलीज करता है, टाइलिन ये लार ग्रंथि रिलीज करती है, और ये पाचन में हेल्प करता है, ये पाचक एंजाइम है। और पेप्सिन सीक्रेट किया जाता है आमाशय के द्वारा। आमाशय क्या होता है, स्टमक, है ना, स्टमक। तो ये जो शुरुआत के 3 लिखे हैं ये पाचक एंजाइम है, जबकि ये जो गैस्ट्रिन है ये एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन है। रिलीज कौन करता है, आमाशय। तो आमाशय के बारे में देख रहे हैं, कमाल की चीज़, ये भी एंजाइम को रिलीज करता है, ये भी हार्मोन को रिलीज करता है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको 1 ऑर्गन 2 ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। अब समझ पा रहे हैं ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, जो पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए 76 देखिए, मॉर्फिन प्राप्त कहाँ से की जाती है। मॉर्फिन फल से प्राप्त की जाती है,
आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 77 देखिए, यहाँ पे जल्दी से मैच कराइए। हीमोग्लोबिन ये लोहा हो जाएगा। विटामिन बी 12 ये कोबाल्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम और चैल्कोपेराइट तांबा। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को, मैच करा लेना। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इनको हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, कुछ इसमें नया नहीं था। 78 में हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज मिनरल एसेंशियल है? पोटेशियम। चलिए 79 देखिए, WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों की प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? आज के समय में पूछ रहा, और आज के समय में तो हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है ना, हृदयघात, दिल का दौरा बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखिए 80 में क्या है, मंकी पॉक्स के बारे में पूछा है, कौन सा गलत है? पहली चीज़, ये वायरल डिसीज है। चूँकि मंकी लिखा है, जानवर लिखा है, तो एक शब्द और जोड़ दो, जूनोटिक। ये वायरल जूनोटिक डिसीज है। ठीक है, जूनोटिक से मतलब जानवर से। ये दिखता कैसे है? मंकी पॉक्स लिखा है तो पॉक्स तो लिखा ही है ना, और पॉक्स क्या है? छोटी माता बड़ी माता, यानी चेचक की तरह दिखता है। ठीक है, इसके जो इफेक्ट हैं ये चेचक की तरह होते हैं। क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है? क्योंकि ये अभी रिसेंटली देखा गया है भारत में भी। कहाँ पे देखा गया? ये क्वेश्चन करंट में हम लोगों ने पढ़ा था, केरल में। तो यहाँ पे करंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना केरल के बारे में। और केरल का व्यक्ति संक्रमित कैसे हुआ था? एक व्यक्ति आया था संयुक्त अरब अमीरात से। ठीक है, अब पहला यहाँ पे पढ़िए, इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस 1970 में कॉन्गो में दर्ज हुआ था। ये सब पॉइंट तो आँख मीच के सही लगा दिया करो, क्योंकि ये चीज़ आपसे वो जानना नहीं चाह रहा। थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा, और गलत भी हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका कॉमन सेंस रहना चाहिए। बी ऑप्शन में मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स या फिर छोटी माता की तरह होती हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। निमोनिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, वर्तमान में मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, ये भी करेक्ट है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में देखा गया, इतना सही है। एक व्यक्ति में मिला जो ब्रिटेन से आया था। ये ब्रिटेन की वजह से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि संक्रमित जो हुआ था केरल का व्यक्ति, वो संयुक्त अरब अमीरात से आया था। डी ऑप्शन गलत है। चलिए 81 देखिए, कोरोना के लिए देश में ही विकसित पहली नज़ल वैक्सीन यानी नाक के रास्ते से जो वैक्सीन दी जाती है, जिसे सितंबर 2022 में DGCI ने अनुमति प्रदान की, का निर्माण कहाँ किया, किसने किया? ये आपको मैंने प्रोवाइड कराया PDF करंट की, उसमें भी इसको डिस्कस किया था। भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। DGCI एक संस्था है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए 82 देखिए, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? पानी चाहिए, बिल्कुल सही है। एक रेलिवेंट टेम्परेचर चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और ऑक्सीजन भी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे टाइप हो गए एग्रीकल्चर के, मिट्टी की ज़रूरत नहीं है बीज के अंकुरण में, हवा में हो जा रहे हैं, है ना। पानी के अंदर भी बीज का अंकुरण हो जाता है, पानी के अंदर एक्वाकल्चर बोलते हैं, पढ़ते हो ना। सी करेक्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 83 देखिए, 83 में पूछा है, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को इंसर्ट कर निर्मित किए जाते हैं। ये उसी जीन का नाम पूछ रहे हैं। इस जीन का निर्माण किया जाता है एक बैक्टीरिया द्वारा, और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? बीटी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। बीटी कॉटन पढ़ते हैं, बीटी कपास पढ़ते हैं, बीटी मक्का पढ़ते हैं, बीटी बैगन पढ़ते हैं। यहाँ बीटी का मतलब होता है बैसिलस थूरीजेनेसिस। यह एक बैक्टीरिया का नाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया। चलिए 84 देखिए, 84 में कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन में लिखा है यहाँ पे गोल्डन राइस के बारे में हम लोग क्या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं? इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, विटामिन ए के लिए जाना जाता है गोल्डन राइस। अब यहाँ पे पढ़िए, गोल्डन राइस बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी अचीवमेंट है, उपलब्धि है, जो कंज्यूमर के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। किसानों को ये फ़ायदा है कि प्रोडक्शन बढ़ गया है, और कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है? विटामिन ए की सप्लाई हो रही है बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में, तो दोनों को यहाँ पे बेनिफिट है। कारण में लिखा है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है। बिल्कुल करेक्ट है, कारण सही लिखा है, कथन भी सही लिखा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेन भी कर रहा है, आसान था। चलिए 85 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जाता? देखिए यहाँ पे 2 शब्द आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। पहला शब्द लिखा ट्रांस का मतलब समझते हैं,
ट्रांस से मतलब यहाँ पे आप ट्रांसफ़र समझ लीजिए, ट्रांसफ़र समझ लीजिए, स्थानांतरण समझ लीजिए। किसका स्थानांतरण? जीन्स का। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक्स से हम लोग को क्या समझ में आया? ट्रांसजेनिक्स में जीन का स्थानांतरण होता है और प्रतिरोपण भी होता है। जबकि दूसरी टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं क्लोनिंग पढ़ते हैं ना। क्लोनिंग में जीन से छेड़छाड़ नहीं करते, जबकि ट्रांसजेनिक्स में जीन से ही छेड़छाड़ की जा रही है। यहाँ पे नहीं बताना है किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट, बाकी तीनों सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 86 में पूछा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? यहाँ पे आपको प्लाज्मिड याद रखना है। किसी दूसरे जीव के क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र प्लाज्मिड में इंसर्ट किए जाते हैं, प्लाज्मिड में डाल दिए जाते हैं, जिससे एक नया जीवाणु बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। 87 में कथन कारण। कथन में लिखा है साइंटिस्ट डीएनए अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। ये काम होता कैसे है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट है। और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से मेथड्स होते हैं, कौन सी विधियाँ होती हैं जिससे किसी डीएनए को काट सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं? इसका नाम है रिस्ट्रिक्शंस, एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज। ये मेथड्स के नाम है, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है इनको। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि डीएनए अणुओं को काटा जा सकता है, एक साथ जोड़ा जा सकता है। कारण में वही विधियों का नाम इन्होंने लिख दिया। दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 88 देखिए, यदि मानव वृद्धि हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा, इसमें डीएनए का स्वरूप बदल दिया जाता है। आप डीएनए को काट सकते हैं, आप डीएनए को जोड़ सकते हैं, एक नया जीव बना सकते हैं, है ना। जीन के स्वरूप में आप चेंज कर सकते हैं। आप किसी जीव में कैसी प्रॉपर्टी चाहते हैं, कैसे गुण चाहते हैं, ये सब आप ला सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। आपको अपने बच्चे का दिमाग आइंस्टीन की तरह चाहिए, आप ये भी कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। और इस पर तो बड़ा बवाल चला था, है ना, कुछ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ इसको कर रही थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लेंगे। चलिए 89 देखिए, यहाँ पे मेटास्टैटिक के बारे में पूछा है। अपरूपांतरण क्या होता है? शरीर के किसी अंग में कैंसर है, ठीक है, कैंसर का मतलब क्या होता है? अनवांटेड सेल डेवलप हो जाती हैं, है ना, अनवांटेड टिश्यूज़ का निर्माण हो जाता है, यही कैंसर होता है। अब इस हिस्से के बगल में जो भी हिस्सा होगा, अगर इस पे भी ये कैंसर अटैक करने लगे, यानी कैंसर सेल्स का निकटवर्ती अंगों में फैल जाना, ये मेटास्टैटिक होता है। पहला ऑप्शन पढ़िए, रक्त या लासिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैल जाती हैं। बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ना, यहाँ पे इतने कठिन कठिन हिंदी शब्द लिखे हैं कि समझ में आएगा नहीं। चलिए 90 देखिए, 90 में पूछा है जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु यूज की जाती है, यानी एक तरह से उपचार के लिए यूज किया जाता है इस थेरेपी का, किसी बीमारी के निदान के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये कैसे करते हैं? एक नए जीन को इंसर्ट करा के। सी ऑप्शन में पढ़िए, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है जीन थेरेपी में। बस इतना ही यहाँ पे जानिए।